गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों आप सभी को पता ही है कि कल मैंने जब आपके लिए दोस्तों 27 मई 2019 का दोस्तों सेकंड शिफ्ट का आपका पेपर कराया था। तो कल मैंने आपके लिए बताया था कि आज के लिए कि आपके लिए दोस्तों जो है विदेशी आक्रमण जो हुए थे भारत पर, प्राचीन भारत में प्राचीन जो हिस्ट्री है भारत की उस समय, जैसे कि शक आए, पहलवा आए, कुषाण भी आए, यूनानी भी आए, तो उन सभी के ऊपर मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो आज उन्हीं पर दोस्तों हम इन सारी चीज़ों को दोस्तों डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि सबसे पहले जो हिंदी यूनानी आए, फिर उसके बाद शक आए, पहलवा आए, कुषाण आए। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है वो सारी थ्योरी डिस्कस करूँगा दोस्तों। और साथ में दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी है, तो दोनों चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है ताकि दोस्तों सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ सकें, थ्योरी अच्छी तरह समझ सकें, ताकि आप प्रैक्टिस सेट लगाओ इसके बाद तो आपको दोस्तों किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और आसानी से जो है प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से आप हल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों एक एक करके पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। और दोस्तों जो चैनल को पहली बार विजिट करें उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और कंटेंट आपको अच्छा लगे और बेहतर लगे तो देखिए दोस्तों आप सभी को पता है भारत पर आक्रमण करने वाले जो विदेशी थे उनमें सबसे पहले जो आए थे दोस्तों वो थे हिंद यूनानी। फिर उसके बाद दोस्तों शक आए, फिर पहलवा आए, फिर कुषाण आए थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो पहलव से तो ज़्यादातर प्रश्न पूछे नहीं जाते, बाकी दोस्तों आपके हिंदी यूनानी, शक और कुषाणों से, कुषाण जो आए थे इनसे दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारी थ्योरी हम देखते हैं। और पहले थ्योरी देखते हैं हम दोस्तों हिंद यूनानियों की, जिन्हें दोस्तों इंडो ग्रीक यानी दोस्तों हिंद यूनानी कहा गया। तो देखिए दोस्तों भारत में जो मौर्य काल था उसके बाद दोस्तों विदेशियों का आक्रमण हुआ। तो मौर्य काल में यूनानी बैक्टीरिया जिसे दोस्तों बैक्टीरिया का मतलब है दोस्तों हिंदुकुश पर्वत के पश्चिम, यानी बैक्टीरिया जैसे कहते हैं उसका अर्थ ही दोस्तों हिंदुकुश पर्वत के पश्चिम की ओर है। तो वहाँ से आए और मौर्य उत्तर काल में दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला यवन यानी दोस्तों ग्रीक आक्रमणकारी जो था दोस्तों वो था आपका डेमेट्रियस प्रथम। तो आपसे पूछा जाता है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला पहला यवन आक्रमणकारी कौन था। तो आपको याद रखना है दोस्तों डेमेट्रियस प्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है दोस्तों, कई बार पूछा भी गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों बैक्टीरिया में विद्रोह होने के कारण नए क्षेत्र की चाह में दोस्तों यूक्रेटाइड्स ने भी भारत पर आक्रमण कर दिया। और इस प्रकार दोस्तों भारत में दो कुलों का शासन स्थापित हुआ, पहला तो डेमेट्रियस वंश का और दूसरा है दोस्तों यूक्रेटाइड्स वंश का। तो डेमेट्रियस वंश के संस्थापक तो थे दोस्तों आपके डेमेट्रियस प्रथम, और यूक्रेटाइड्स के जो संस्थापक थे वो थे आपके दोस्तों यूक्रेटाइड्स। तो डेमेट्रियस ने दोस्तों अपनी राजधानी जो बनाई थी साकल, जिसे दोस्तों सयालकोट कहते हैं, और यूक्रेटाइड्स ने जो बनाई थी दोस्तों तक्षशिला। आगे दोस्तों इनसे रिलेटेड देखिए प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे जब मैं प्रश्न कराऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रश्न ऐसे ही उठ के आ जाते हैं, ऐसे ही बना दिए जाते हैं दोस्तों। प्रश्न जो होते हैं दोस्तों आपके आगामी परीक्षा या पीछे दी हुई पिछली जो परीक्षाएं हुई उन्हें देखते हुए दोस्तों ये प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आपको आगे जितने प्रश्न कराऊंगा वो आपको इन्हीं से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, तो तैयार रहना। पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों यूनानियों से संबंधित। तो डेमेट्रियस वंश की राजधानी दोस्तों साकल थी, जो हम पीछे देख चुके हैं। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था दोस्तों मेनांडर हुआ, जिसे दोस्तों बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है। तो इस प्रकार आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि मेनांडर ने दोस्तों बौद्ध धर्म भी अपनाया हुआ था, यह आपको याद रखना है। इसने दोस्तों शुंग शासक पुष्यमित्र पर आक्रमण किया परंतु हार गया था। यानी दोस्तों पुष्य जो मेनांडर जो था इसने दोस्तों पुष्यमित्र पर आक्रमण किया, जो कि ब्राह्मण साम्राज्य का एक संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग।
जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की, और वहीं से दोस्तों हमारा ब्राह्मण साम्राज्य शुरू होता है। तो उस पर आक्रमण किया, लेकिन वो हार गया था उस समय। और बौद्ध ग्रंथ यानी दोस्तों मिलिंद पन्हो में मेनांडर को बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वाद विवाद के उपरांत बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने की कथा है। यानी दोस्तों जो मेनांडर जो है दोस्तों और मिलिंद पन्हो जो है, मिलिंद पन्हो में दोस्तों मेनांडर और नागसेन जो है दोस्तों, एक बौद्ध भिक्षु है नागसेन, तो उनकी दोस्तों वाद विवाद के जो है दोस्तों वहाँ पर कथा है इन दोनों की। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों यूक्रेटाइड्स, और यूक्रेटाइड्स वंश की राजधानी जो थी दोस्तों वो थी तक्षशिला, और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था दोस्तों एंटियालकिड्स। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसने शुंग शासक भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में एक राजदूत हेलियोडोरस को भेजा था। कहाँ पर दोस्तों? विदिशा में, जिसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। किसने दोस्तों? हेलियोडोरस ने। तो आपसे पूछा जाता है कि जो गरुड़ स्तंभ है विदिशा में, जो गरुड़ स्तंभ है वो किसने स्थापित किया? तो आपको याद रखना है दोस्तों हेलियोडोरस ने। और बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है। और अभी जो आपका दोस्तों SSGD का जो एग्ज़ाम हुआ था पीछे आपने अगर किसी ने भी दिया हो तो वहाँ पर आपने देखा हो दोस्तों, कई शिफ्टों में वो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था कि गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने की? तो किसने की दोस्तों? हेलियोडोरस ने। ये आपको याद रखना है। तो इससे पता चलता है कि दोस्तों हेलियोडोरस ने स्वयं भागवत धर्म ग्रहण किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हेलियोडोरस ने कौन सा धर्म अपनाया? तो भागवत धर्म। आगे बात करते हैं दोस्तों यूनानियों से ही रिलेटेड। तो दोस्तों देखिए, यूनानियों ने हमसे बहुत कुछ सीखा, हमने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। तो आपको बता दूं दोस्तों, जो ज्योतिषी जो आपके हस्तरेखाएं देखते हैं, आपकी शादी विवाह में आप मुहूर्त निकलवाते हैं, तो आपने देखा होगा सब ज्योतिषी के पास जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ज्योतिषी का जो नॉलेज है दोस्तों, वो भारतीयों ने दोस्तों यूनानियों से सीखा था। और नक्षत्रों के बारे में जानना, नक्षत्रों के बारे में जानकारी देना, ये भी दोस्तों उन्होंने उन्हीं से सीखा था, यूनानियों से, भारतीयों ने। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों देखिए, यूनानियों से ही उन्होंने दोस्तों भारतीयों ने सिक्के ढालने की कला सीखी थी। और आपको बता दूं दोस्तों, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो हैं दोस्तों यूनानियों ने ही चलाए थे। ये आपको याद रखना है। जिस पर दोस्तों एक तरफ राजा और दूसरी तरफ देवता या अन्य चिन्ह जो हुआ करते थे, उनके हिसाब से, उस हिसाब से वो हुआ करते थे। आगे बात करते हैं दोस्तों यूनानियों पर भी भारत का प्रभाव पड़ा। कई यूनानी राजाओं ने दोस्तों भारतीय धर्म को अपनाया। हेलियोडोरस नामक राजदूत ने भगवत धर्म और मेनांडर ने दोस्तों बौद्ध धर्म को अपनाया था। तथा तपस्या और योग की जो कलाएं जो होती हैं दोस्तों भारत में, यूनानियों ने दोस्तों वो सारी चीज़ें भारत से ही सीखी थी। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, देखिए यूनानियों से रिलेटेड एक चीज़ मैं आपके लिए बता देता हूँ। पर्दा जो होता है ना, पर्दा, जिसे दोस्तों यूनानी भाषा में यवनिका कहते हैं। तो सबसे पहले पर्दे का प्रचलन, जैसे कि आपने शो होते हैं ना स्टेजों पर, वहाँ पर आपने देखा हो पीछे पर्दा लगा दिया जाता है, तब जाके शो किया जाता है। तो वो जो पर्दे का वो जो प्रचलन है दोस्तों, वो भी हमने कहाँ से सीखा दोस्तों? यूनानियों से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पर्दे का यानी दोस्तों यवनिका का सबसे पहले प्रचलन किसने किया भारत में? तो यूनानियों ने। तो देखिए दोस्तों, यूनानियों के बाद आते हैं दोस्तों हमारे, जब यूनानियों का यहाँ पर शासन होता है, उस समय दोस्तों मध्य एशिया से शक आते हैं, और शक दोस्तों भारत पर आक्रमण करते हैं। और शक राजाओं को मैं आपको बता दूं दोस्तों क्षत्रप कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यूनानियों के बाद मध्य एशिया के शकों ने भारत पर आक्रमण किया। शक राजाओं को दोस्तों क्षत्रप कहा जाता था। और यह भारत में आकर दोस्तों 5 जगहों पर बसे थे। कहाँ दोस्तों? एक तो कांधार, मथुरा, नासिक जो महाराष्ट्र में, तक्षशिला और उज्जैन जो कि MP में है। इस जगह ये बसे थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों तक्षशिला की। तो देखिए दोस्तों, इस शाखा के शासक एजे जो लिसेज थे,
उन्हें दोस्तों ऐसे लेजेस के सिक्कों पर दोस्तों भारतीय देवी लक्ष्मी का चित्र मिलता है। यानी दोस्तों तक्षशिला के जो शासक थे एजेलिसेज, उन्होंने दोस्तों जो सिक्के चलाए थे उन पर दोस्तों लक्ष्मी का चित्र अंकित था। ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए कि मथुरा के शक, मथुरा में जो शक बसे थे उनके ऊपर बात करते हैं। तो 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने दोस्तों मथुरा के शक शासकों को पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और इसी के उपलक्ष्य में उसने 257 ईसा पूर्व में विक्रम संवत नामक एक कैलेंडर की शुरुआत की थी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। और देखिए दोस्तों, चाहे मैं वीडियो थोड़ा सा स्लो लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन जो थ्योरी मैं आपके लिए कम उपलब्ध करा रहा हूँ, जो कंटेंट मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ दोस्तों, आपके आने वाले जितने भी एग्जाम दोस्तों सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और ये जितनी जीके का जो ये दोस्तों टॉपिक चल रहा है ना, जो मैं हर रविवार को आपके लिए वीडियो डालता हूँ, ये सारा का सारा टॉपिक दोस्तों आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जैसे कि दोस्तों SSC CGL और दोस्तों आपका RPF हुआ, NTPC हुआ दोस्तों। RPF में दोस्तों 50 नंबर की जीके है आपकी, तो हल्के मत लेना जीके को। अगर आपने जीके कर ली ना तो रियल में आप RPF की जो वैकेंसी है अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हो। एक वैकेंसी तो ही चाहिए आपको, उसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। देखिए मैथ और रीजनिंग पर हर कोई जोर देता है दोस्तों, लेकिन सबसे बेस्ट जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों RPF के लिए वो है आपका जीके। तो जीके को आपको बहुत अच्छी तरह से देखना होगा दोस्तों, उसके प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे, थ्योरी को समझना होगा। और इसी प्रकार दोस्तों NTPC में भी 40 नंबर की जीके आपसे पूछी जाएगी, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। रेलवे के जितने भी अन्य एग्जाम हो वहाँ पर भी दोस्तों जीके पूछी जाती है। तो सारी चीज़ें जो मैं आपके लिए दे रहा हूँ दोस्तों, आपके जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उन्हीं को देख कर दे रहा हूँ। तो जीके को हल्के में ना लें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो जो भाई यूट्यूब पर हमारे पास दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब मथुरा के शक हुए, तक्षशिला के हो गए, अब बात करते हैं दोस्तों नासिक के शक। इस शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक दोस्तों नहपान था। और नहपान ने दोस्तों सातवाहनों से महाराष्ट्र में बड़ा भूभाग छीना था। तो नहपान जो था दोस्तों एक शक शासक था, ये आपको याद रखना है। परंतु सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसे पराजित कर दिया, जिसका प्रमाण हमें दोस्तों नासिक के जोगलथंबी से मिले सिक्कों से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत ज़्यादा, SSC CGL में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। 2022 में जो आपका SSC CPO का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, तो आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए उज्जैन के जो शक शासक थे उनके बारे में। तो सबसे प्रतापी शक शासक उज्जैन का दोस्तों रुद्रदामन था। और रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन दोस्तों गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख से मिला है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। और जो कि ये दोस्तों संस्कृत भाषा का लिखा हुआ पहला अभिलेख है, प्रथम अभिलेख। तो ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जूनागढ़ अभिलेख जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो गुजरात में किस भाषा में लिखा है, संस्कृत भाषा में। और संस्कृत भाषा का दोस्तों प्रथम जो है अभिलेख है ये। और इसमें किसका वर्णन किया गया, तो रुद्रदामन की उपलब्धियों का। और इसी अभिलेख से हमें पता चलता है गुजरात के सौराष्ट्र में दोस्तों सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। तो इसी से दोस्तों, कौन से अभिलेख से दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख में ही हमें पता चलता है कि सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया, जिसका पुनर्निर्माण दोस्तों रुद्रदामन ने करवाया था। और इस वंश का अंतिम शासक दोस्तों रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे दोस्तों गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब दोस्तों बात करते हैं हम, देखिए पहलव। देखिए यूनानी आए, शक आए, फिर आए थे दोस्तों पहलव। अब पहलवों के बारे में बातें करते हैं दोस्तों, और आपको याद रखना है दोस्तों जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो देखिए दोस्तों पहलवों के बारे में बात करें तो पहलवों के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, मध्य एशिया में ईरान से आए थे। और भारत में इस वंश का प्रथम शासक दोस्तों मिथ्रिडेट्स था। जबकि सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था दोस्तों, गोंडोफर्नीज। गोंडोफर्नीज ने ही दोस्तों तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। और इसके शासनकाल की जानकारी दोस्तों
तख्त ए बही अभिलेख से प्राप्त होती है, जो कि पेशावर जिले में प्राप्त हुआ है। तो आपसे केवल यही यहाँ पर पूछा जाएगा कि जो है दोस्तों पहलव जो हैं, पहलवों की जानकारी दोस्तों कहाँ से मिलती है। तो कहाँ से मिलती है दोस्तों? तख्ते वही अभिलेख से, जो कि पेशावर जिले में स्थित है। और इसी के शासनकाल में दोस्तों ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था, और यह भारत आने वाला दोस्तों प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करें दोस्तों, देखिए पहलव के बाद में देखिए दोस्तों, पहलवों के बारे में कुछ खास ऐसा वर्णन नहीं है, जो था मैंने आपके लिए बता दिया। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपका कुषाण, और कुषाणों से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और आज कुषाणों के बारे में आपको अच्छी तरह समझना है, और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट है दोस्तों आपका कुषाण वंश, जो कि विदेशी आक्रमण था प्राचीन समय में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कुषाण मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे। किस जाति से थे दोस्तों? यूची जाति से। और 165 ईसा पूर्व में दोस्तों पश्चिमी चीन से खदेड़े जाने के बाद इसकी एक शाखा दोस्तों अफगानिस्तान यानी दोस्तों बैक्ट्रिया चली गई, जबकि दूसरी शाखा दोस्तों तिब्बत आ गई थी। और इसी दूसरी शाखा ने दोस्तों भारत पर आक्रमण किया। और देखिए दोस्तों, आक्रमण करने के बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, भारत में जो है दोस्तों कुषाण वंश की स्थापना हुई। और कुषाण वंश का संस्थापक जो है दोस्तों कुजुल कैडफिसस को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके बाद अगला शासक बना दोस्तों बिम कैडफिसस। इसे दोस्तों कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो बिम कैडफिसस। इसने दोस्तों भारत में गांधार, पंजाब व मथुरा क्षेत्रों पर आक्रमण करके अपने अधिकार में लिया, और यह शैव धर्म को मानता था दोस्तों। और इसने तांबे की मुद्रा में एक तरफ शिव तथा दूसरी तरफ नंदी व त्रिशूल तथा दूसरी एक तरफ तो दोस्तों शिव, नंदी व त्रिशूल तथा दूसरी तरफ दोस्तों महेश्वरा शब्द अंकित करवाया था। तो ये जो पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, और इन्हीं से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों हम कनिष्क के बारे में, जो कि आपका दोस्तों देखिए कुषाण वंश का सबसे इम्पोर्टेंट शासक था, महत्वपूर्ण शासक था, शक्तिशाली शासक था। इसके बारे में हम बात करें तो यह दोस्तों कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, और 78 ईस्वी में अपना राज्य अभिषेक करवाया। इसी उपलक्ष्य में दोस्तों कनिष्क ने शक संवत का प्रारंभ किया। कनिष्क की राजधानी दोस्तों पुरुषपुर पेशावर थी। कनिष्क के समय दोस्तों कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति हुई, और इसी के समय दोस्तों बौद्ध धर्म जो है महायान और हीनयान दो शाखाओं में बटा था। और कनिष्क के समय में ही दोस्तों मथुरा कला और गांधार कला का जन्म हुआ था। आगे बात करते हैं दोस्तों, कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला था। और सर्वाधिक सोने के सिक्के दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में जारी किए गए, क्योंकि उस समय दोस्तों हिंदुकुश पर्वत के पास सोने की खानों का पता चला था। आगे हम कनिष्क के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए जो है ये है दोस्तों कनिष्क के दरबार में जो विद्वान थे उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो विद्वान कौन कौन थे दोस्तों? एक तो पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। तो देखिए दोस्तों, कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था, और अश्वघोष ने ही दोस्तों बुद्ध चरित्र की रचना की थी। नागार्जुन भी दोस्तों एक बौद्ध आचार्य था। इन्होंने दोस्तों शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्हें दोस्तों भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। और वसुमित्र भी एक दोस्तों बौद्ध आचार्य था। कौन दोस्तों? वसुमित्र। और इन्होंने दोस्तों महाविभाष्य शास्त्र का नाम महाविभाष्य शास्त्र जो था उसका जो है दोस्तों उसकी रचना की थी। और चरक जो थे दोस्तों ये आयुर्वेद आचार्य थे। उन्होंने दोस्तों चरक संहिता लिखी थी। ये आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये कुछ आपकी थ्योरी थी जो आपकी बनी थी और जो इम्पोर्टेंट थी आपके लिए। अब बात करते हैं दोस्तों, हम एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं और उनका आंसर आपको देना है दोस्तों। और अब है दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट, और आपको कमेंट में आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने नहीं किए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत में आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या था? तो क्या था दोस्तों?
सबसे पहले हिंद यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर पहला, फिर कुषाण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। इसमें आपसे पूछा गया है भारत में सबसे पहले किस हिंद यूनानी या बैक्टीरिया यूनानी ने आक्रमण किया था? तो किसने किया दोस्तों? डेमेट्रियस ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, सॉरी, डेमेट्रियस नहीं होगा आपका, ये मिनांडर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों आपका, और यहाँ पर आपसे पूछा गया डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो कहाँ की थी दोस्तों? साकल में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपसे पूछा गया है डेमेट्रियस ने कब भारत पर आक्रमण किया? तो कब किया दोस्तों? 195 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। यहाँ पर आपसे पूछा गया है डेमेट्रियस को क्या कहा गया? तो क्या कहा गया दोस्तों? हिंदी यूनानी या बैक्टीरिया यूनानी? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और सॉरी दोस्तों, देखिए आपका जो ये प्रश्न था ये वाला, ये दोस्तों इसका मिनांडर ना होगा दोस्तों, डेमेट्रियस होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम। तो प्रश्न नंबर है दोस्तों आपका 6, और इसमें आपसे पूछा गया है हिंदी यूनानी में सबसे अधिक विख्यात शासक कौन था? तो कौन थे दोस्तों? मिनांडर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। हिंदी यूनानी शासक मिनांडर का शासनकाल क्या था? तो क्या था दोस्तों? 193 से 163 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। यहाँ पर आपसे पूछा गया है मिनांडर के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो क्या था दोस्तों? साकल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, साकल नहीं, विदिशा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। साकल वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो कहाँ है दोस्तों? सियालकोट में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। यहाँ पर आपसे पूछा गया मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो किससे ली थी दोस्तों? नागसेन से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और एक मिलिंद पन्हो जो आपकी किताब है दोस्तों, उसमें दोस्तों मिनांडर और नागदशक के जो बीच वाद विवाद हुआ था, यानी जो प्रश्न और जो आंसर क्वेश्चन आंसर जो हुए थे उनका वर्णन वहाँ पर मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, और यहाँ पर आपसे पूछा गया मिनांडर के प्रश्न नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर किस पुस्तक में संग्रहित हैं? तो किसमें है दोस्तों? मिलिंद पन्हो में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपसे पूछा गया मिलिंद पन्हो का अर्थ क्या है? मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद प्रश्न, या दोस्तों ए और बी दोनों, या दोस्तों मिलिंद को पन्हा? तो दोस्तों दोनों ही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तो किसके किए दोस्तों? सोने के। यूनानियों ने ही दोस्तों सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे भारत में, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। हिंदू यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? हेलेनिस्टिक आर्ट, जो कि दोस्तों एक आपका दोस्तों गांधार कला का जन्म भी इसी से होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। भारत में गांधार कला किसका सबसे उत्तम उदाहरण है? तो किसका है दोस्तों? हेलेनिस्टिक आर्ट का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, और यहाँ आपसे पूछा गया है यूनानियों ने किसका प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया था? जब मैंने थ्योरी बताई थी दोस्तों आपके लिए, तो वहाँ पर आपने अगर अच्छी तरह समझा होगा तो इसका आंसर आप अच्छी तरह से दे सकते हो। और इसका आंसर दोस्तों आपको छोड़िए दोस्तों, मैं ही बता देता हूँ, पर्दे का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है इसका आंसर है दोस्तों पर्दा यूनानियों देन था, इसलिए वह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? यवनिका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, और इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। HW क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों थ्योरी कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे आप, और कमेंट में आपको बताना है दोस्तों कितने प्रश्न आपने सही किए कितने नहीं किए। बाकी थ्योरी आपको अच्छी तरह से कर लेनी है दोस्तों। अगर तैयारी बेहतर बनाना चाहते हो, अपना कंटेंट अपना बेहतर बनाना चाहते हो, थ्योरी आपको बहुत अच्छी और अच्छी तरीक़ा से ही दोस्तों करनी होगी, क्योंकि दोस्तों जितने प्रश्न बनते हैं थ्योरी से ही बनते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।